नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सेकंड यूनिट के बारे में बताऊंगी, जिसमें सिक्योरिटी एनालिसिस के प्रोसेस के बारे में बात करी गई है। पोर्टफोलियो का विश्लेषण करने के लिए दो विचारधाराएं हैं, सैद्धांतिक विश्लेषण तथा तकनीकी विश्लेषण। सिद्धांत रूप में वित्तीय तथा आर्थिक विचारधाराओं तथा मांग एवं आपूर्ति को निर्धारित करने के लिए राजनैतिक परिस्थितियों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तकनीकी रूप से मूल्य तथा मात्रात्मक आंकड़ों को लिया जाता है यदि उनके भविष्य में बने रहने की संभावना होती है। पहला है इसमें फर्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस। सैद्धांतिक विश्लेषण एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी स्टॉक के भावी मूल्य को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है जिसमें विनियोक्ता विनियोग करना चाहता है। यह कंपनी के आंतरिक मूल्यों के परीक्षण से संबंध रखता है ताकि यह जाना जा सके कि बाजार में चल रहे उसके मूल्य ठीक है अथवा नहीं, क्या यह अवमूल्यन अथवा अधिमूल्यन का शिकार तो नहीं है। सैद्धांतिक विश्लेषण वह विधि है जिसके अनुसार प्रतिभूतियों स्टॉक्स के भावी मूल्यों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है जिन्हें विनियोक्ता खरीदना चाहता है। सैद्धांतिक विश्लेषण के उद्देश्य हैं। सैद्धांतिक विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य स्टॉक के मूल्यों का वास्तविक अनुमान लगाने से है। सैद्धांतिक विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। सैद्धांतिक विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि बाजार में कौन सी प्रतिभूतियां कम मूल्य पर हैं, कौन सी प्रतिभूतियों का मूल्य अधिक है, ताकि विनियोग संबंधी प्रतिभूतियों को खरीदने अथवा बेचने का निर्णय किया जा सके। सैद्धांतिक विश्लेषण का विनियोग संबंधी निर्णय दीर्घकालीन होता है। इस विश्लेषण का उद्देश्य सट्टेबाजी द्वारा लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि यह उस जोखिम से बचाता है जो प्रतिभूतियों को अधिक मूल्य पर खरीदने एवं कम मूल्य पर बेचने के कारण होती हैं। नेक्स्ट है सैद्धांतिक विश्लेषण का उद्देश्य बाजार पर काबू पाना है। प्रतिभूतियों को कम मूल्य पर खरीदने तथा विनियोग पर अप्रत्याशित लाभ कमाना ही बाजार मूल्य पर काबू पाना होता है। सैद्धांतिक विश्लेषण ढांचा। सैद्धांतिक विश्लेषण की मूलभूत मान्यता है कि प्रतिभूति का वास्तविक मूल्य तथा बाजारी मूल्य समयानुसार बदलते रहते हैं। जो विनियोक्ता प्रतिभूति के बाजारी मूल्य तथा वास्तविक मूल्य में भली प्रकार सैद्धांतिक विश्लेषण कर सकते हैं, वे सही निर्णय लेकर बाजार में मूल्यों के बीच असमानताओं के दूर होने से पहले लाभ कमा लेते हैं। सैद्धांतिक विश्लेषण में दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है ऊपर से नीचे वाली विधि, दूसरा है नीचे से ऊपर वाली विधि। ऊपर से नीचे वाली विधि, टॉप डाउन अप्रोच। कुछ विश्लेषक क्रमानुसार ऊपर से नीचे वाली विधि का अनुसरण करते हैं। पहले वे संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा प्रतिभूति बाजार का अध्ययन करते हैं। द्वितीय उस उद्योग का विश्लेषण करते हैं जिसमें कंपनी कार्य करती है। अंत में कंपनी का विश्लेषण किया जाता है। नीचे से ऊपर वाली विधि विपरीत दिशा में एक और विश्लेषण है। इसमें विश्लेषणकर्ता सर्वप्रथम कंपनी के भविष्य का विश्लेषण करता है तथा उसके बाद उद्योग के भविष्य का अनुमान लगाता है तथा अंतिम अवस्था में अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाता है। विश्लेषण का चाहे कोई भी क्रम हो, सैद्धांतिक विश्लेषण, आर्थिक विश्लेषण, उद्योग विश्लेषण तथा कंपनी विश्लेषण तीनों को ही सम्मिलित किया जाता है। इन सभी की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है। आर्थिक विश्लेषण। समष्टि अर्थव्यवस्था संपूर्ण वातावरण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अंतर्गत समष्टि अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए जिन चलों तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें घरेलू सकल उत्पाद की विकास दर, औद्योगिक विकास दर, कृषि तथा मानसून बचत तथा विनियोग, सरकारी बचत एवं उसमें कमी, मुद्रा स्तर तथा मुद्रा प्रसार, ब्याज दर, भुगतान संतुलन, विदेशी भंडार तथा विनिमय दर, ढांचागत सुविधाएं तथा व्यवस्थाओं एवं भावनाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों के स्तर का प्रतिभूतियों के मूल्यों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। विनियोक्ता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अर्थव्यवस्था के स्तर का पता लगाए तथा प्रतिभूतियों पर बाजार के अनुसार पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करे। मूल रूप से विनियोक्ता
का अर्थव्यवस्था में उन ताकतों से संबंध रहता है जो संगठन की कार्यशीलता को प्रभावित करती हैं, जिनमें अंशों के क्रय द्वारा उनकी भागीदारी होती है। इकोनॉमिक फोर्सेस, कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक ताकतें जो विनियोग संबंधी निर्णयों को प्रभावित करती हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें जनसंख्या, पॉपुलेशन। भारत जैसे देश में जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर आर्थिक विकास की अधिक आवश्यकता है। यहाँ पर पूंजी की कमी है। श्रम पर आधारित उद्योग तेजी से विकास करते हैं। विनियोक्ता भी ऐसे उद्योगों में अधिक विनियोग करना पसंद करते हैं जहाँ पर श्रम शक्ति अधिक होती है तथा ऐसे उद्योगों से प्रत्याय की दर भी अधिक मिलती है। श्रम पर आधारित उद्योगों में प्रत्याय की दर अधिक पाई जाती है। कृषि की निष्पादन क्षमता। भारत जैसे देश में 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है तथा कृषि की पूरी अर्थव्यवस्था में 35% की भागीदारी होती है। कृषि की निष्पादनता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे देश में कृषि अभी भी मानसून पर निर्भर करती है। यदि किसी वर्ष में मानसून अच्छा है तो कृषि की आय में वृद्धि होगी तथा औद्योगिक उत्पादों एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर मानसून में कमी रहती है तो परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। अतः हमारे देश में स्टॉक मूल्यों पर कृषि एवं मानसून का पूरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है तकनीकी विकास। शोध तथा तकनीकी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें विनियोक्ता विनियोग संबंधी निर्णयों के लिए आवश्यक समझता है। विनियोग सरकार द्वारा विशिष्ट तकनीकी विकास के लिए संसाधनों की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जिनका प्रभाव भविष्य में होता है। ऐसे उद्योग जिनका देश के विकास में बड़ा हिस्सा होता है, विनियोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए विनियोक्ता सूचना तकनीकी उद्योग, फार्मा उद्योग तथा ऑटोमोबाइल उद्योग में विनियोग करना अधिक अच्छा समझते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास तथा निर्गमी के संपूर्ण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। वे संसाधन जिनका पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिनको अभी इस्तेमाल किया गया है, ऐसे संसाधनों में विनियोग के उच्च अवसर होते हैं। विनियोक्ता अक्सर उन उद्योगों में निवेश करना पसंद करते हैं जो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, अर्थात सामग्री का पुनः इस्तेमाल, न्यूक्लियर तथा सौर ऊर्जा आदि। सरकार की भूमिका। भारतवर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार सबसे बड़ी विनियोक्ता के रूप में होती है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की निष्पादनता के आधार पर उसमें धन लगाया जाता है, जो धन निवेश तथा खर्चों के रूप में परिलक्षित या दिखाई देता है। सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों तथा स्टॉक बाजार पर उसके प्रभाव का अध्ययन आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। व्यावसायिक दशाएं। सामान्यतः किसी फर्म में व्यापार चक्र की व्यावसायिक दशाएं या व्यापारिक गतिविधियों का स्तर औद्योगिक उत्पादों की मांग तथा उद्योग की निष्पादन क्षमता को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक आय तथा लाभ व्यावसायिक परिस्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। राजनीतिक तथा आर्थिक तल एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। राजनीतिक स्थिरता। अर्थव्यवस्था की बेहतर निष्पादनता के लिए राजनीतिक स्थिरता का होना आवश्यक है। राजनीतिक स्थायित्व दीर्घकालीन तथा स्थायी आर्थिक नीतियों से परिलक्षित होता है तथा उसमें कोई अनिश्चितता नहीं होती। राजनैतिक अस्थिरता औद्योगिक विकास तथा स्टॉक बाजार को प्रतिकूल दिशा में प्रभावित करती है। अतः राजनैतिक तथा आर्थिक तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन। विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार संतुलन तथा मुद्रा का मूल्य दोनों प्रतिभूति बाजार को प्रभावित करते हैं। व्यापार में घाटा तथा भुगतान असंतुलन की स्थिति विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा के मूल्य को गिराती है तथा अर्थव्यवस्था एवं प्रतिभूति बाजार पर उसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त चरों का परीक्षण एक विनियोक्ता को अर्थव्यवस्था तथा स्टॉक की प्रवृत्ति को जानने के लिए तैयार संदर्भ प्रस्तुत करता है। पेशेवर आर्थिक विचारधारकों द्वारा यह विचारधारा सुदृढ़ विनियोग नीति को स्थापना के लिए नेतृत्व प्रदान करता है। आर्थिक पूर्वानुमान एक ऐसी तकनीक है जिसमें विनियोग पर भावी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये आर्थिक पूर्वानुमान के बारे में है।
इसके आगे का है आर्थिक पूर्वानुमान एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विनियोग पर भावी प्रत्यायों का पता लगाया जाता है। एक विनियोक्ता के पास आर्थिक प्रवृत्तियों को समझने तथा उनका मूल्यांकन करने का पर्याप्त ज्ञान होता है। विनियोक्ता को विनियोग सही समय पर करने के लिए उसके पास अधिक पूर्वानुमान का होना जरूरी है। बाजार में वृद्धि बढ़ोतरी हो रही होती है तो निश्चित रूप से उसे विनियोग पर लाभ मिलेगा। आर्थिक पूर्वानुमान अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन हो सकता है। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।